नीलांबरपुर गांव के किनारे बसा वो कच्चा मकान आज गहरी उदासी में डूबा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे प्रकृति भी उस दुख में शरीक हो। कमरे के भीतर एक तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी कांपती लौ दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। बिस्तर पर लेटी सावित्री की सांसें उखड़ रही थीं। उसकी आंखों में जीवन की चमक बुझ चुकी थी, पर ममता की चिंता अभी भी जल रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने भाई माधव का हाथ थामा। भाई, मेरी मीरा, उसका ख्याल रखना, वो बहुत अभागी है। बचपन में ही उसके पिता विक्रम उसे छोड़ गए और अब मैं भी। सावित्री की आवाज एक दबी हुई सिसकी में बदल गई। पास ही खड़ी 10 साल की मीरा फूट फूट कर रो रही थी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। देखो, मामा आए हैं, वो आपको शहर ले जाएंगे, बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। माधव की आंखों में आंसू थे, पर उसके पीछे खड़ी उसकी पत्नी कौशल्या के चेहरे पर कठोरता थी। माधव ने भारी गले से कहा, सावित्री, हिम्मत मत हार, मैं तुझे शहर ले चलूंगा। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है सब लगा दूंगा। कौशल्या ने एक तिरछी नजर कमरे की दरिद्रता पर डाली और फुसफुसाते हुए बोली, हाँ, बहुत धनवान है आप। इस मरी हुई औरत को शहर ले जाएंगे, उससे पहले ये घर ही नीलाम हो जाएगा और मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सावित्री ने अपनी भाभी की कड़वाहट को सुन लिया था। उसने एक लंबी सांस ली। नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा समय समाप्त हो गया है। बस मेरी इस मासूम कली को अपने आंगन में जगह देना, इसे 2 वक्त की रोटी दे देना, इसे अपने बच्चों जैसा प्यार देना। माँ, नहीं माँ, तुम ऐसा मत बोलो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम ठीक हो जाओगी। तभी सावित्री की आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खिंच गईं। एक अंतिम हिचकी आई और उसका हाथ माधव के हाथ से ढीला होकर बिस्तर पर गिर गया। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, जिसे मीरा की चीखों ने चीर दिया। माँ, नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, नहीं। सावित्री को गुजरे 2 दिन बीत चुके थे। घर में चूल्हा नहीं जला था, लेकिन कौशल्या का धैर्य जवाब दे रहा था। वो मीरा के कमरे में जाती है और, अरे ओ महारानी, कब तक उस कमरे में दुबक कर रोती रहेगी? 2 दिन हो गए तेरी माँ को मरे, अब क्या पूरी उम्र यही मातम मनाएगी या कोई काम धाम भी करेगी तू? तेरे बाप यहाँ कोई दौलत नहीं छोड़ गए जो मैं नौकर लगवा लूं। अब तुझे ही सारा घर का काम करना है। कौशल्या की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। मीरा, जिसकी आंखें रो रो कर सूज गई थीं, धीरे से कमरे से बाहर आई। मामी, मैं अभी आती हूँ। माधव वहीं बरामदे में बैठा था। उसने कौशल्या की ओर देखा। कौशल्या, थोड़ा तो लिहाज कर। अभी बच्ची की माँ की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी और तू उससे काम करवा रही है। ओहो, बड़ा तरस आ रहा है अपनी भांजी पर। अगर इतना ही दर्द है तो एक नौकर रख लो। मेरा ये घर कोई धर्मशाला नहीं है जहां मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए सबको देखूं। आज से इस लड़की को काम करना होगा, वरना रास्ता खुला है। मीरा ने माधव को देखा, जिसकी नजरें शर्म से झुक गई थीं। वो जानती थी कि उसके मामा भले ही अच्छे इंसान हैं, पर अपनी पत्नी के आगे मजबूर है। मामा, आप परेशान मत होइए। माँ ने कहा था कि अब से आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं सारा काम करूंगी। मैं अभी बर्तन साफ कर देती हूँ। उस मासूम की आवाज में एक ऐसी परिपक्वता थी जो केवल दुख से आती है। वो भारी कदमों से रसोई की ओर बढ़ गई। गांव के छोर पर एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था। लोक कथाओं के अनुसार वहां छाया और अतृप्त आत्माओं का निवास था। रात के घने सन्नाटे में 2 परछाइयां उस पेड़ की ऊंची शाखाओं पर बैठी थीं। एक का नाम था अधम, जो एक पुराना प्रेत था, और दूसरा था विक्रम, जो मीरा का पिता था और अपनी मृत्यु के बाद से ही अपनी बेटी पर नजर रखे हुए था। तू फिर रो रहा है विक्रम?
इंसानों का मोह छोड़ दे, अब तू इस दुनिया का नहीं है। कैसे छोड़ दूं? मेरी बेटी का रोना मेरे अस्तित्व को जला रहा है। देखो, उस औरत ने उसे फिर से मारा। मेरी सावित्री भी चली गई, अब वो अकेली है। अरे भाई, जब तक तू जिंदा था तब तक वो तेरी थी। अब हम प्रेत हैं। हमारा भोजन इंसानी भावनाएं और उनका डर है। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। मुझे उसे बचाना है। तू पागल है। अदम हंसा। तू उसे छुएगा तो उसे ठंड लगेगी, वो बीमार पड़ जाएगी। तू उसके पास जाएगा तो वो डर जाएगी। हम साए हैं विक्रम, हम बस देख सकते हैं। विक्रम ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को इस नर्क से निकालेगा, चाहे उसे परलोक के नियमों को ही क्यों न तोड़ना पड़े। अगली सुबह मीरा कपड़ों की एक भारी गठरी लेकर गांव के पुराने तालाब नीलांबर ताल पर पहुंची। धूप तेज थी और उसका छोटा सा शरीर थकान से चूर था। तभी उसकी सहेली राधा वहां आई। राधा ने देखा कि मीरा बड़े बड़े कपड़ों को पटक पटक कर धो रही है, जबकि उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। मीरा, तू यहाँ और इतने सारे कपड़े? तेरी माँ को मरे तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। मीरा ने फीकी मुस्कान दी। काम तो करना ही पड़ता है राधा। मामी कहती हैं कि मुफ्त का खाना पाप है। पाप तो वो कर रही है। ये सब मामा के कपड़े हैं, मामी की साड़ियाँ हैं। क्या वो खुद नहीं धो सकती? तू देख, तेरी हथेलियां छिल गई हैं। ला, मुझे दे। राधा ने जबरदस्ती मीरा के हाथ से साबुन छीन लिया और कपड़े धोने लगी। तू बैठ यहाँ, मैं तेरी मदद करती हूँ। नहीं राधा, अगर मामी को पता चला तो क्या वो तुझे जान से मार देगी? मीरा, तू बहुत भोली है। वो तेरी माँ नहीं है, वो एक पत्थर दिल औरत है। तू जितना झुकेगी वो उतना ही दबाएगी। मीरा चुपचाप पानी में अपनी परछाई देखने लगी। उसे लगा जैसे पानी के भीतर से कोई उसे देख रहा है, एक जानी पहचानी धुंधली सूरत। वो उसके पिता विक्रम का साया था, जो पानी की लहरों में अपनी बेटी को छूने की कोशिश कर रहा था। मीरा को अचानक एक ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। पिताजी, क्या कहा तूने? कुछ नहीं, मुझे बस लगा जैसे कोई मेरे पास है। जब मीरा और राधा घर लौटी तो कौशल्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में ज्वालामुखी दहक रहा था। तो अब बाहर वालों से मेरी बुराई करवाई जा रही है? नहीं मामी, ऐसी बात नहीं है। राधा तो बस मेरी मदद। चुप रह। मदद? या पूरे गांव में ये ढिंढोरा पीटना कि मैं तुझ पर जुल्म कर रही हूँ। तूने उसे बाल्टी क्यों उठाने दी? क्या तेरे हाथ टूट गए थे? चाची, इसमें मीरा की कोई गलती नहीं है। मैंने खुद। तू अपने घर जा लड़की, वरना तेरे घर आकर तेरी माँ को सुनाऊंगी। और तू आज तेरे मामा को आने दे, या तो तू इस घर में रहेगी या मैं। कल मुही आते ही मेरी गृहस्थी में आग लगा दी। मामी, मुझे मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आगे से किसी से बात नहीं करूंगी। मैं सारा काम अकेले करूंगी। चली जा यहाँ से। जाकर ऊपर के कमरे में बर्तन साफ कर, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। मीरा भागकर ऊपर गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वो उस अंधेरे कमरे के कोने में बैठ गई और सुबकने लगी। वहीं उस पुराने बरगद के पास विक्रम की आत्मा बेचैन थी। उसने देखा था कि कैसे कौशल्या ने उसकी बेटी को धक्का दिया। प्रेत लोक के नियम बहुत सख्त थे, लेकिन एक पिता का प्रेम उन नियमों से बड़ा था। विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। उसने हवा के झोंकों को अपनी दिशा में मोड़ा। पेड़ की पत्तियां तेज आवाज के साथ खड़खड़ाने लगीं। क्या कर रहा है तू? तू अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। तू हवा नहीं बन सकता। मैं बनूंगा। मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि वो अकेली नहीं है। विक्रम एक काले साये की तरह उड़ता हुआ अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि घर के कमरे में माधव खड़ा था और कौशल्या उसे भड़का रही थी।
देखो जी, ये लड़की हमारे घर में कलेश लाएगी। आज गांव भर में मेरी बदनामी कर दी। इसे कहीं और भेजो। कौशल्या, वो अनाथ है, कहाँ जाएगी? तभी अचानक कौशल्या को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई निकल कर गया। कौशल्या डर के मारे चीख पड़ी। ये क्या था? विक्रम ऊपर के कमरे में पहुंचा जहां मीरा सो रही थी। उसने अपनी धुंधली उंगलियों से मीरा के गालों को छुआ। मीरा को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसे अपनी बाहों में भर रहा है। पिताजी, क्या आप हैं? वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक अदृश्य ऊर्जा ने कमरे के कोने में रखी अलमारी के ऊपर से एक पुराने संदूक नीचे गिरा दिया। वो विक्रम का संदूक था, जिसे सालों से नहीं खोला गया था। मीरा ने कांपते हाथों से उस पुराने संदूक को खोला। उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने के कुछ गहने और एक दस्तावेज था। यह सावित्री और विक्रम की वो गुप्त बचत थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दस्तावेज में लिखा था कि यह संपत्ति मीरा के 18 साल के होने पर उसे दी जाएगी। तभी माधव और कौशल्या भी कमरे में आए। कौशल्या ने जैसे ही सोने की चमक देखी, उसकी आंखों में लालच आ गया। अरे ये क्या है? लाई दे दे। लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर माधव की रूह कांप गई। विक्रम ने कौशल्या का गला जोर से पकड़ लिया। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मीरा ने अपने पिता से विनती की। पिताजी, चाची को छोड़ दो। माँ ने कहा था कि अब चाचा चाची ही तुम्हारे माँ बाप हैं, इनका कहना मानना। मीरा की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा कुछ शांत हुआ और वो कौशल्या को छोड़कर वहां से चला गया। उस रात के बाद घर का माहौल बदल गया। कौशल्या का अहंकार टूट चुका था। वो अब मीरा के पास जाने से भी डरती थी और मीरा ने भी अपनी आत्मनिर्भरता ढूंढ ली थी। चांदनी रात में मीरा अपने आंगन में खड़ी थी। वो जानती थी कि उसके माता पिता शरीर से उसके पास नहीं हैं, पर उनकी आत्माएं साए की तरह उसकी रक्षा कर रही हैं। पेड़ पर विक्रम की आकृति अब शांत थी। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। अधम विक्रम से बोला, तूने बड़ा जोखिम लिया विक्रम। तेरी शक्ति अब खत्म हो रही है। अब तुझे शांत होना होगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर देखा। मैं शांत हूं अधम। मैंने उसे जीना सिखा दिया है। अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है। धीरे धीरे विक्रम की आकृति धुंधली होती गई और अंततः वो उस चांदी जैसी चांदनी में विलीन हो गई। नीचे आंगन में मीरा ने आसमान की ओर देखा और एक तारा टूटते हुए देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराई। अब वो अकेली नहीं थी। उसके पास यादें थीं, उसके पास स्वाभिमान था और उसके पास वो अदृश्य आशीर्वाद था जो मृत्यु के पार से भी उसकी रक्षा के लिए आया था।